एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए टीजीटी साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप यहाँ पे केवीएस हो गया, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी नेचुरल साइंस या फिर एचटेट में आप लोगों से जो टीजीटी साइंस पूछा जाता है या फिर बीपीएससी 6 to 8 एग्जाम की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जिन सभी एग्जाम में यहाँ पे टीजीटी साइंस का कंटेंट आपसे पूछा जाता है, तो ये टीजीटी साइंस की जो सीरीज है आप लोगों को इन कंटेंट को कवर करने में मदद करेगी, जो कि प्योरली मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस यहाँ पे रेडी की है। और ये जो टीजीटी साइंस है, इस सीरीज का आज मैं आप लोगों के साथ डे 9 यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिसके अंदर हम यहाँ पे वर्क, एनर्जी एंड पावर को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। और इस सेशन के बाद एक और सेशन आएगा, जिसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इससे पहले वाले सेशन में मैंने आप लोगों के साथ एनर्जी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट किया था, प्लस एनर्जी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे कवर कर लिया था। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। कंटेंट का कवरेज इस तरीके से रखा जाएगा कि अगर आप टीजीटी लेवल में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी कंटेंट से आप लोगों की चीजें यहाँ पे कवर हो जाए। इसके अलावा अगर आप टीजीटी साइंस की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों के पास एक प्रॉपर टाइम नहीं है कि यहाँ पे आप प्रॉपर नोट्स बना सकें, या फिर आपको क्लियरली ये क्लियर नहीं हो रहा कि आप एनसीईआरटी को किस तरीके से कवर करें, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन पेड नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जो कि कंप्लीटली आपके टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर करेगी। जिसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा, ये पेड फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पहले कंटेंट सेशन और उसके बाद डेमो आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। अब देखिए, यहाँ जैसा मैंने कहा कि एनर्जी में आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ पोटेंशियल एनर्जी, इसका कॉन्सेप्ट, इसके न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें कवर करूंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? अब देखिए, एनर्जी क्या है? एनर्जी बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर की कैपेसिटी बताता है कि आप किसी भी काम को कितनी कैपेसिटी से कंप्लीट कर सकते हो, किस क्षमता से पूरा कर सकते हो। इससे पहले हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी कवर किया। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी किस जगह पर होती है और कितने टाइप की होती है। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है, पी फॉर पोटेंशियल और पी फॉर पोजीशन। अगर किसी के पोजीशन में कोई चेंज आ जाए, तो ऐसे केस में यहां पर एक एनर्जी अराइज होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब यहां अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या है कि अगर आप एक बॉल को ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकते हैं, अब देखिए ग्रेविटी जाती है आपकी नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज जो है वो नीचे की तरफ जाती है। अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को फेंकेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल पोजीशन थी वो यहां पर थी, और ये ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया। तो ऐसे केस में जो एनर्जी पोजेस होगी उस पर्टिकुलर बॉडी पे, उस बॉडी पे यानी कि उस बॉल पे जो एनर्जी लगेगी, वो किसकी वजह से लग रही है? उसके पोजीशन में चेंज होने की वजह से लग रही है। यानी कि पोजीशन में अगर आपका कभी चेंज होता है, तो ऐसे केस में हमारी एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एक और केस यहाँ पे पूछा जाता है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक नॉर्मल स्प्रिंग को आप यूज करेंगे, उस स्प्रिंग को आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप उसे क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, या तो हम उसे क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। अब देखिए, दोनों ही केसेस में यहां पर क्या हुआ? इन स्प्रिंग के जो नॉर्मल एक्चुअल पोजीशन था, उसके क्या चीज में चेंज आया? तो आप यहां पे आंसर देंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया, ये आपका चेंज हो गया। तो यहां आपको दो चीजें पता चली कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसमें जो बॉडी होती है, कोई पर्टिकुलर बॉडी, या तो उसके पोजीशन में चेंज आएगा, या फिर स्प्रिंग जैसे केसेस में उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, जैसे कि जब आप उसे स्ट्रेच करोगे या फिर उसे कंप्रेस करोगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे आप P.E लिख सकते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट कर रहा है।
इस केस में अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि जो फोर्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो हमने यूजुअली पढ़ा ही है। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे F की जगह क्या आ जाएगा, F की जगह आ जाएगा mg, और जो आपका ये S है, S आपका क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है। और डिस्टेंस अगर हम देखें तो इस केस में ये जो डिस्टेंस है ये किसकी तरह मेजर किया जा रहा है, हाइट के फॉर्म में मेजर किया जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन, या फिर आप कह लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh हो जाएगी। ये तो आपको क्लास 9 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब आप क्लास 11 के एनसीईआरटी में जाते हैं तो वहां पे आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बताया जाता है, जिसमें यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया है। अब ये जो मैंने ए पॉइंट लिया है, ए पॉइंट दोनों ही केसेस में इनिशियल पॉइंट है, ये याद रखिए। अब फर्स्ट केस पे मैंने क्या किया, फर्स्ट केस में इस ए पॉइंट से इस ब्लॉक को स्ट्रेच करके खींच के मैं बी पॉइंट पे लेके गई। तो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है, इनका जो गैप है वो क्या आ गया, गैप को मैंने यहाँ पे लिख लिया x। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली अगर आप किसी भी स्प्रिंग को खींच रहे हैं या फिर आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो स्प्रिंग भी अपनी तरफ से एक फोर्स लगाता है जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, ये जो F है ये आपका क्या है, F यहाँ पे है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। अब सिंपल सी बात है कि भैया उसके पोजीशन में आप अगर चेंज करोगे तो वो भी चाहेगा कि उसके नॉर्मल पोजीशन में वो वापस आ जाए, हर कोई चाहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया यानी कि बाहर की तरफ खींचा, तो रीस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा, कि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाए। आप इस स्प्रिंग को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके गए तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग कोशिश करेगा कि बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ जाए। और व्हाट इज एफ, एफ यहाँ पे हो जाएगा आपका रीस्टोरिंग फोर्स। अब यही केस आपका यहाँ पे कंप्रेशन में भी आता है। कंप्रेशन मतलब जब आप स्प्रिंग को दबा दोगे। अब यूजुअली क्या था कि भैया ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन में था, जिसमें ना इसे दबाया जा रहा था और ना इसे यहाँ पे स्ट्रेच किया जा रहा था। अब आपने क्या किया, इसे कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस करके ए पॉइंट से यहाँ पर ये पॉइंट हो गया बी, बी पॉइंट तक आप ले आए, मतलब अंदर की तरफ धक्का दे दिया। अगर अंदर की तरफ आप धक्का दे रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स इस बार कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ जाए। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस एफ, यानी कि माइनस क्यों, क्योंकि माइनस इस वजह से जिस भी पोजीशन में आप धक्का दे रहे हो हमेशा उस पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रीस्टोरिंग फोर्स। अगर आप ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ धक्का दे रहे हो, यानी कि अगर आप स्प्रिंग को अंदर की तरफ धक्का दे रहे हो तो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आना चाहेगा, वापस मतलब अपोजिट साइड में। और अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हो और खींचने के बाद उसे बाहर की तरफ ला रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। इसी वजह से इस फॉर्मूले में माइनस एफ आता है। माइनस एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा एक्स के, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, जितना आप उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे। तो यहाँ पर ये जो आपका ये माइनस एफ है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा के एक्स के। और ये जो के है ये क्या है, ये है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है ये, स्प्रिंग कांस्टेंट। बेसिकली कांस्टेंट है और स्प्रिंग का केस है इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे बोल दिया। अब इस केस में कितना वर्क डन होगा, अब जैसे अभी हमने देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो आपका वर्क डन हुआ वो कितना है, mgh आया। अब इस केस में हम देखेंगे कि इस केस में वर्क डन कितना आया और हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो आपको यहाँ पे देखना है। अगर मैं इन जनरल आपसे पूछूं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप बोलेंगे माइनस एफ डॉट डी एक्स। ये आपने यहाँ पे पढ़ा है। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस एफ की वैल्यू आपसे पूछूं, क्योंकि मैं स्प्रिंग कांस्टेंट वाला केस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो माइनस एफ की वैल्यू क्या है, के एक्स है, तो मैंने इसकी जगह के एक्स यहाँ पे लगा दिया और डी एक्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ x0 से
x तक। तो इंटीग्रेशन करते हुए आप एक चीज यहाँ पे गौर करेंगे कि जो चीजें कांस्टेंट होती हैं वे यहाँ पे आपकी बाहर आ जाती हैं। तो x में यहाँ पे बाहर ले आऊंगी तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 और x ये बच गया, यहाँ पे आया x डॉट dx। मैंने आप लोगों के साथ जब यहाँ पे वर्क डन के फॉर्मूले का इंटीग्रेशन आपको करके दिखाया था, मैंने यहाँ पे बताया था कि कभी भी अगर आपके पास x अगर इंटीग्रेशन के अंदर होता है तो इसको आप इंटीग्रेट किस तरीके से करोगे, जरा हम इस पार्ट को यहाँ पे रख कर लेते हैं। और यहां पर मैं ये चीज मेंशन कर देती हूँ कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh के बराबर है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर आपको x को इंटीग्रेट करना है इस तरीके से, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर कैसे आएगा, इसकी पावर यूजुअली कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो जो भी इसकी पावर होती है हम उसमें 1 प्लस देते हैं, तो और इसके डिनोमिनेटर में भी वही टर्म यहाँ पे आ जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 2 है, ये 2 आप इस तरीके से पहले लिखिए और ये आपका किस तरीके से खुलेगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 x x। आई होप ये आपको यहां तक ये चीज क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो चीजें कांस्टेंट होती है वो अल्टीमेटली हमारी बाहर आई जाती हैं। तो आप यहाँ पे 2 को क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। अब इसकी वैल्यू अगर देखें तो एक बार x की वैल्यू कितनी है, एक बार x की वैल्यू 0 है और एक बार x की वैल्यू है x, यानी कि x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो सिंपल सी बात है कि वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे हाफ, इसके अलावा के एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका वर्क डन किस केस में, वो भी आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के केस में। तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट भी पूछा गया है। एक बार DSSB का अगर आप पेपर देखेंगे 2018 वाला, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है उसमें वर्क डन यानी कि जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब k क्या है, k है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट और x है जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज आया होगा। आई होप ये एरिया आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो एक तो mgh इस फॉर्मूले से बनते हैं और एक इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बट साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो अगर मैं एक बॉल लेती हूँ, अगर मैंने ये एक मान के चलिए ये मार्कर है, ये मार्कर पर्टिकुलर एक हाइट पे है, तो हाइट पे होने पे इस पे कौन सी एनर्जी होगी, इस पे होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेजुअली अगर मैं इस मार्कर को नीचे की तरफ थ्रो करूंगी तो क्या होगा, इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी। पर हमने जब इस मार्कर को नीचे की तरफ थ्रो किया तो ये इसमें मोशन आ गया, यानी कि इसमें वेलोसिटी आ गया। जहां पर भी मोशन होता है वहां पे काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये दो ऐसी एनर्जी हैं जो कि कंजर्व रहती है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एनर्जी मैकेनिज्म बता रखा है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉपर किसी भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है वे इन दोनों ही एनर्जी का सम होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल। अब आपकी एनसीईआरटी का अगर कोई न्यूमेरिकल हम यहाँ पे ले लें तो एक बेसिक न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, जिसका मास है 20 केजी और उस ऑब्जेक्ट को कितने हाइट पे रखा गया, उस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर की यहाँ पे हाइट पे रखा गया है। अब जो है यहाँ पे बेसिकली जो हम लोगों का जी की वैल्यू होती है वो कितने दे रखी है, 10। अगर 10 यहाँ पे मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको स्टैंडर्ड आंसर के लिए 9.8 जो है वो वैल्यू लेनी है। यहाँ पे बोल रखा है कि इसके आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है जस्ट वो ग्राउंड में स्ट्राइक होने से पहले। तो देखिए अगर मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी की बात, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ mv²। तो आप कहेंगे भैया ये फॉर्मूला तो यहाँ पे यूजलेस है क्योंकि वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया ही नहीं गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे पहले पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, क्योंकि ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट है तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। मास कितना है, मास है आपका 20, जी कितना है, जी है 10, हाइट कितनी है 2 मीटर।
तो 2 2 हो जाएगा 4 और 2 0। तो ये आ गया आपका क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज और बताइए, मैंने अभी आपको कहा था कि ये दोनों एनर्जी एक दूसरे में कंजर्व रहती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी, और यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यही वैल्यू आपकी काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको दोनों का कन्वर्जन यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने कोशिश की है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाऊं। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे स्क्रीन में शो करूंगी, उनको आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिससे आपको पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉल। बॉल की आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। उसी तरीके का क्वेश्चन है जिस टाइप का अभी हमने यहाँ पे देखा। assume that initially ball is at a height of 100 मीटर और इसका मास हमें दे रखा है। तो देखिए, इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन होता है तो आपको एक रिलेशन यहाँ पे याद रखना है। एक रिलेशन क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर हाइट के बाद, यानी कि अगर एक बॉल को एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है तो नीचे की तरफ जाते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो आपकी डिक्रीज होती रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज होती रहेगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पोटेंशियल एनर्जी की। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब अगर हम देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, वैसे तो आपको वेलोसिटी निकालनी है, पर वेलोसिटी निकालने के लिए आप पहले पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इंटू जी इंटू एच। मास कितना है, मास है यहाँ पे 4 kg, तो मैंने 4 kg यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से हाइट पूछूं तो हाइट है यहाँ पे 100 ग्राम, और जी यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कितना लेंगे, 10 ले लेंगे। तो यहाँ पे जी की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे 10 ले ली, और हाइट जो है वो आपकी कितनी है, 100 मीटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी अगर हम देखते हैं 4000 जूल। तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉल जो है हिट करने से पहले धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो आपकी ज़ीरो की तरफ बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन लगाएंगे कि हो क्या रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी यहाँ पे होगी हमारी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ हम बोलेंगे 4000। तो हमने काइनेटिक एनर्जी कितने ले लिया, 4000 यहाँ पे ले लिया। इसके अलावा हमारा जो फॉर्मूला होता है वे क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² मैं इसका यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। हाफ mv² किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4000 के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। इसके अलावा मास कितना है, मास है यहाँ पे 4। तो यहाँ पे अगर मैं मास की जगह 4 लगा दूँ तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे कट जाएंगी, और v² जो है, v² किसके बराबर आ जाएगा, 4000/2। 4000/2 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अंडर रूट में लेना पड़ेगा। अगर 2000 का आप यहाँ पे अंडर रूट निकालते हैं तो यहाँ पर ये डेसिमल में आएगा, 44.7 के आसपास आएगा, जो कि यहाँ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन और ये टाइप आपको यहाँ पे अब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, जिसके अंदर बोल रखा है कि 2 ऑब्जेक्ट आर कैप्ट एट डिफरेंट हाइट। 2 ऑब्जेक्ट है जिसको डिफरेंट हाइट पे रखा गया है, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास जो है यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है 2 ऑब्जेक्ट आर कैप्ट एट डिफरेंट हाइट। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज एट 5 मीटर एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट इज एज 15 मीटर। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो जितनी ज़्यादा हाइट में होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, बट आगे देखिए, आगे बोल रखा है कि विच ऑब्जेक्ट हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी। दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 5 टाइम्स हैवियर है सेकेंड ऑब्जेक्ट के।
यहाँ पे हम दो अलग अलग यहाँ पे कॉलम करके कर लेंगे इस क्वेश्चन का। अब अगर मैं मास पूछूं दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे बोल रखा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 5 टाइम्स हैवी है सेकेंड ऑब्जेक्ट की। तो मैं इस तरीके से सेकेंड ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, सेकेंड ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे इसका मास यहाँ पे m ले रही हूँ, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मास को यहाँ पे 5m मैंने ले लिया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो कितने हाइट पे है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे 5 मीटर के हाइट पे है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे कितने मीटर के हाइट पे है, ये 15 मीटर के हाइट पे। तो मैंने इस तरीके से मेंशन कर लिया। बस आपको पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका m इंटू जी इंटू एच, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ करें m इंटू जी इंटू एच, तो मास कितना है, मास है यहाँ पे आपका 5, और इसके अलावा जी कितना है, जी यहाँ पे आप 10 ले लीजिए, दोनों को कंपेयर ही करना है। और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 5, 5 5 से 25 होता है, तो 250 जूल जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पहले केस में। सेकेंड केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो सेकेंड केस की पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम वही कॉन्सेप्ट। अगर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो m इंटू जी इंटू एच आपको करना पड़ेगा। मास इसका कितना है, मास इसका यहाँ पे है m, तो मास आपको मास आप यहाँ पे 5 मत लीजिए, 5m लीजिए। तो ये जो पर्टिकुलर आंसर है ये कितना आ जाएगा, 250m आ जाएगा, क्योंकि m की पर्टिकुलर वैल्यू आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास है आपका m, और हाइट जो है वो 15 लीजिए, और g जो है हमने यहाँ पे 10 ले लिया। तो इस केस में कितना आ गया, इस केस में हमारा 150 मीटर आ गया। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा हाइट पे उसको पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो फैक्टर पे आपका डिपेंड करती है, एक मास पे और एक हाइट पे। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि पहले वाले की पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वाले के कंपैरिजन यहाँ पे ज़्यादा है। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए। एक स्प्रिंग है जिसे स्ट्रेच किया गया है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर तक। अब जब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं, यानी कि अगर एक स्प्रिंग आपका इस तरीके से है, तो इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके यहाँ पर आपने इस तरीके से जो है इसको चेंज कर दिया, और कितना स्ट्रेच किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने ये जो स्ट्रेचिंग की है ये की है x, यानी कि x कितना है, ये आपका है 9 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो तो सिंपल सी बात है कि एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो कि इसे पीछे की तरफ खींच रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है, ये बोल रखा है। अब पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट में मैंने क्या कहा था, इसका फॉर्मूला होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, हाफ की जगह हाफ रहने दीजिए। के क्या है, के यहाँ पे होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि हमें दे रखा है कितना, यहाँ पे दे रखा है आपको 2। इसके अलावा ये जो x है, यानी कि कितना आपने स्ट्रेच किया, ये है 9। 9 का स्क्वायर क्या होगा। अब एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट देखते हैं तो ये न्यूटन मीटर है। कहीं पे आप नोट डाउन भी करिएगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। और जो आप यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहे हो वो आप सेंटीमीटर में कर रहे हो। इट मीन्स आपको इसे यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इसे यहाँ पे कन्वर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 0.09। तो 0.09 का आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है। सिंपल सी बात है कि 2 से 2 तो यहाँ पे कट जाएगा। 9 9 होता है 81, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 डिजिट टोटल हो जाएंगे, यानी कि 2 0 और 81 आप इस तरीके से लगा देंगे जूल। तो ये आ गई आपकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।